dear friends, welcome to the series of clarifying the concepts. और आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड वेपराइजेशन। अक्सर जब मैं बच्चों से पूछती हूँ कि व्हाट हैपन्स व्हेन वी बॉयल वाटर विच इज़ द प्रोसेस, तो आंसर ज़्यादातर बच्चों का होता है इवेपोरेशन, जो कि सही नहीं है। तो सही क्या है हम लास्ट में देखते हैं इसको, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं हमारे आज के कॉन्सेप्ट्स की, जो कि है इवेपोरेशन एंड वेपराइजेशन। ये अक्सर बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं दो वर्ड्स, इन्हें कब यूज़ करना है और इनका क्या पर्पस है, क्या मतलब है इनका। तो इन दोनों को समझने के लिए हम पहले समझते हैं कि मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट लिक्विड्स का कैसे होता है। अगर हम मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट की बात करें तो हम सब जानते हैं कि जो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स हैं दे आर बीन सेट अपार्ट, वो दूर होते हैं सॉलिड्स जैसे, बिल्कुल दे आर नॉट बीन क्लोजली पैक्ड। तो अगर मैं लिक्विड्स की बात करती हूँ तो उनमें अपना एक काइनेटिक एनर्जी होती है हर मॉलिक्यूल की, किसी में ज़्यादा होती है या किसी में कम होती है, और इसी काइनेटिक एनर्जी से वो मूव कर रहे होते हैं, बहुत तेज़ी से मूव कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते बिकॉज वो कहीं ना कहीं एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से। लेकिन फिर भी हर मॉलिक्यूल मूव कर रहा होता है। अब दे आर सेपरेट नहीं हो पाते हैं, लेकिन मूवमेंट उनमें होता रहता है, और ये मूवमेंट होता है ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट इन इट। यही एवरेज काइनेटिक एनर्जी को हम नॉर्मल भाषा में टेम्परेचर बोलते हैं। तो ज़्यादा टेम्परेचर यानी हाई टेम्परेचर का मतलब हुआ ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, और मोर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एंड लेस टेम्परेचर मीन्स लेस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर इस काइनेटिक एनर्जी का बहुत इम्पोर्टेंस है। लेकिन लिक्विड्स में बात करें तो ये चाहते तो हैं, एनर्जी तो खूब है इनमें, लेकिन इनका जो बॉन्डिंग है ये इतना टाइट होता है कि ये एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते और एक कंटेनर में बंधे हुए रह जाते हैं। लेकिन जैसे ही इन्हें या तो आउटर सोर्स से एनर्जी मिले या जैसे ही कोई और दूसरा मौका मिले, तो ये अपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़कर सीधे कन्वर्ट हो जाते हैं गैशियस स्टेट में। गैशियस स्टेट में जहाँ पे कोई बॉन्डिंग नहीं है, किसी भी तरह की इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग नहीं है यहाँ पर, और काइनेटिक एनर्जी पूरी है जैसे कि लिक्विड्स में। तो अगर मैं वापस बात करूँ इवेपोरेशन एंड वेपराइजेशन की, तो इवेपोरेशन एंड वेपराइजेशन इज़ द प्रोसेस टू कन्वर्ट लिक्विड्स इनटू गैसेस। दोनों में ही ये कॉमन है कि दोनों ही प्रोसेसेस में लिक्विड्स जो हैं वो गैस में कन्वर्ट होते हैं। तो फिर अलग क्या है, क्यों कंफ्यूज होते हैं हमारे बच्चे? तो अब इनकी जो डिफरेंसेस हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसको समझने के लिए हम एक एक को पहले समझते हैं। हम पहले बात करते हैं अपने इवेपोरेशन की। तो इवेपोरेशन की अगर हम बात करें तो इवेपोरेशन ऑफ कोर्स लिक्विड मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, और लिक्विड मॉलिक्यूल्स में जैसे कि अभी हमने देखा किस तरह से काइनेटिक एनर्जी है, और हर एक मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी है, और हर एक मॉलिक्यूल जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है, अलग अलग तरीके से। किसी में कम काइनेटिक एनर्जी है, किसी में ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है। तो जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं और जिन मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, यानी जिनमें मोर काइनेटिक एनर्जी है, वो मॉलिक्यूल्स सीधे लिक्विड से निकलकर गैशियस स्टेट में आ जाएंगे। तो जिन जिन मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा एनर्जी है वो अपने इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स को तोड़कर गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। चाहते तो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स भी हैं, लेकिन ये बिल्कुल एक दूसरे से फंसे हुए हैं, ये बाहर नहीं आ सकते। तो सिर्फ जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं
सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स, और उनमें भी जिनमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, वही मॉलिक्यूल्स स्लोली बाहर आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इवेपोरेशन है वो एक सरफेस फिनोमिनन है। इवेपोरेशन नीचे जो कंटेनर में जो लिक्विड होगा या सरफेस से बिलो जो लिक्विड होगा, वहाँ पर इवेपोरेशन पॉसिबल नहीं है। अब चूंकि यहाँ पर ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो निकल चुके हैं, तो अब रह कौन गया है पीछे से, वो है लेस काइनेटिक एनर्जी वाले, और उसी वजह से कूलिंग इफ़ेक्ट आ जाएगा। बिकॉज़ लो जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर को भी लो कर देगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेस कूलिंग। और क्योंकि कोई बाहरी टेम्परेचर, यहाँ पर कोई बाहरी हीट सोर्स की बात नहीं हो रही है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो मॉलिक्यूल्स के इनबिल्ट एनर्जी ही है, इसीलिए ये वाला जो इवेपोरेशन फिनोमेना है ये सभी टेम्परेचर्स पर होगा। हाँ, ऑफ कोर्स एक्सटर्नल फैक्टर्स यहाँ पर काम कर सकते हैं, जैसे ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो जो एक्सेप्टेंस है मॉलिक्यूल्स लेने की एयर में या सराउंडिंग्स में, वो बहुत कम हो जाएगी और इवेपोरेशन प्रोसेस भी रिड्यूस हो जाएगा या कम हो जाएगा। अगर विंड की बात करें तो ज़्यादा विंड होगा तो वो तो मॉलिक्यूल्स को, ज़्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स को उड़ा ले जाएगी, रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरह से प्रेशर वगैरह भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। तो इन शॉर्ट अब हम कह सकते हैं कि इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है जो कि कूलिंग कॉज करता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ओशन के सरफेस से जब इवेपोरेशन होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो एक्सटर्नल फैक्टर यहाँ पे सन की हीट काम कर रही है। ज़्यादा हीट होगी तो ज़्यादा सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इवेपोरेट होंगे, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट। तो यहाँ पर ओशंस के अंदर वाले जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो बीनीथ द सरफेस हैं वो इवेपोरेट नहीं हो रहे, बल्कि सिर्फ सरफेस जो मॉलिक्यूल्स हैं वही इवेपोरेट हो रहे हैं। इसी तरह से अगर हम एग्जांपल लेते हैं, जब हम खेल कर आते हैं और हमें स्वेटिंग होती है तो स्वेटिंग भी हमारे स्किन के सरफेस पर होती है, और जब स्किन के सरफेस से वाटर जो है वो इवेपोरेट होता है, जो वाटर कंटेंट है स्वेट में, जब वो इवेपोरेट होता है तो इट कॉजेस अ कूलिंग इफेक्ट। इसीलिए हम बोलते हैं स्वेट जब इवेपोरेट होता है इट कॉजेस कूलिंग। तो ये तो हो गई इवेपोरेशन की बात। अब आते हैं वेपराइजेशन पर। वेपराइजेशन क्या है? वेपराइजेशन इज द प्रोसेस व्हेन अगेन लिक्विड इज बीन कन्वर्टेड इनटू गैस। हमने जैसे इवेपोरेशन में देखा था। तो अब फ़र्क क्या है? फ़र्क है कि जो वेपराइजेशन होगा वो हर टेम्परेचर पे नहीं होगा जैसे इवेपोरेशन हो रहा था। इवेपोरेशन वाज देयर इन ऑल टेम्परेचर्स एंड इट वाज ऑन सरफेस ओनली। बट अगर वेपराइजेशन की बात करें तो इट अकर्स ओनली एट बॉइलिंग पॉइंट और अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। यानी जब लिक्विड बॉयल होगा उस वक्त या बॉइलिंग के बाद वाले वक्त में ही वेपराइजेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने यहाँ पर एक्सटर्नल हीट दे दी है, और ये एक्सटर्नल हीट जो है ये सारे ही मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी दे रही है। तो यहाँ पर अब जो जिनमें कम एनर्जी भी थी वो भी एनर्जी गेन कर रहे हैं। तो कहने का सेंस है कि सारे जो, भले ही वो सरफेस के हों या नीचे वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स थे पूरी लिक्विड के, अगर हम माने तो पूरे ही लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास में एनर्जी आ चुकी है, और अब एवरी मॉलिक्यूल इज वांटिंग टू चेंज इनटू गैस। इसीलिए हम देख सकते हैं यहाँ बबल्स नीचे से भी आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ नीचे वाले मॉलिक्यूल्स में जिन्होंने काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली है वो गैस में कन्वर्ट होते जा रहे हैं।
तो इसका ये भी मतलब हुआ कि अब यहाँ पे कोई भी पीछे कोई लो काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स रह नहीं गए हैं, यानी कोई किसी तरह का लो टेम्परेचर क्रिएट नहीं हो रहा है। इसलिए हम ये भी बोल सकते हैं कि वेपराइजेशन में किसी भी तरह का कोई कूलिंग इफ़ेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये एक सारे ही मॉलिक्यूल्स इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, तो किसी भी तरह का एक्सटर्नल फैक्टर भी यहाँ पर काम नहीं करेंगे, बिकॉज ऑल द मॉलिक्यूल्स हैव स्टार्टेड गेनिंग द काइनेटिक एनर्जी। तो आई होप ये वेपराइजेशन एंड इवेपोरेशन का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब फिर से हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और अब मैं वापस से आपसे पूछना चाहूँगी कि जब वाटर बॉईल करते हैं तो क्या होता है? What happens when we boil water? Yes, rightly said, vaporization. तो आई होप अब कहीं भी किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इवेपोरेशन एंड वेपराइजेशन में, और ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, and do write your suggestions and comments in the comment box.